नमस्कार। आप इन दिनों सुन रहे हैं मेरी 4 किताबों की श्रृंखला की पहली किताब स्वप्न चुभे शूल से का वाचन। इस किताब को 2019 के महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के बाबूराव विष्णु पराडकर स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करते हैं किताब स्वप्न चुभे शूल से का चौथा एपिसोड। पांचवी क्लास तक मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसका नाम था राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 9। बहुत ही साधारण सा स्कूल था। अंग्रेजी के ABCD अभी कोर्स में नहीं थे और सभी गुरु लोग अंग्रेजी का नाम लेकर डराया करते थे कि अभी ये हाल है तो अगले साल छठी में क्या होगा जब अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। टाट पट्टी पर बैठना होता था, अपने बराबर के बच्चों के साथ भी और अपने से बड़े बड़े चूहों के साथ भी। फर्श पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक मास्टर जी जिनका नाम श्री किशन जी था, एक बड़ा सा डंडा हाथ में लिए जब क्लास में अवतरित होते थे तो हम सब बच्चों के प्राण सूख जाते थे। कम से कम मुझे तो वो चूहे, वो गड्ढे, वो मूंछें और वो डंडा, हर चीज बड़ी बड़ी सी लगती थी। घर में साड़ और ओरा दोनों ही मुझे बचपन में बहुत बड़े बड़े लगा करते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब मैं बीकानेर गया तो अपने पुराने मोहल्ले में जाकर उस घर को एक बार देखने को मन ललचा गया जिसमें मैंने आंखें खोली थी। फड़ बाजार का वो मोहल्ला जिसमें कभी हम खुलकर मारदड़ी और सतोलिया खेला करते थे, अब भीड़ भरे बाजार में बदल गया है। कार आधा किलोमीटर दूर हेड पोस्ट ऑफिस के पास खड़ी करके मैं किसी तरह पैदल पैदल अपने पुराने घर में पहुंचा जिसे हमने 1995 में लतीफ़ खां जी को बेच दिया था और उन्होंने उस पूरे घर को दुकान में बदल दिया था। मैं अंदर पहुंचा तो वो साड़ और ओरा मुझे बहुत ही छोटे छोटे लगे। मुझे समझ नहीं आया कि बचपन के इतने बड़े बड़े साड़ और ओरा आखिर सिकुड़ कर इतने छोटे छोटे कैसे हो गए। मुझे एक बार को लगा, नहीं, ये वो घर नहीं है जिसमें मैं पैदा हुआ था। 10-11 बरस की छोटी सी उम्र में मैं रसोई में बैठकर खाना बनाया करता था और मेरी माँ आंगन में खाट पर लेटे लेटे मुझे खाना बनाना सिखाती रहती थी, क्योंकि वो बहुत बीमार रहने लगी थी जब मैं छोटा सा ही था। ये इतना छोटा सा आंगन, नहीं, ये वो घर नहीं हो सकता। मैं ऊपर अपने प्रिय कमरे में गया जिसमें बैठकर मैं पढ़ाई भी करता था और बेंचों पर रियाज भी। अरे, ये तो बहुत ही छोटा सा कमरा है, जबकि मेरे जहन में ये एक अच्छा खासा बड़ा कमरा था। तब मैंने महसूस किया कि बचपन में चूंकि हम छोटे होते हैं हमें हर चीज बड़ी बड़ी लगती है और जब बड़े हो जाते हैं तो सभी चीजें छोटी लगने लगती है। मुझे वो बग्घी यानी विक्टोरिया भी बहुत विशाल लगती थी, बिल्कुल किसी राजा के सिंहासन की तरह, जो मेरे बड़े मामा रामचंद्र जी होली के दिन अपने काफिले में लेकर आया करते थे और हम दोनों भाइयों को उस पर बिठा कर ले जाया करते थे। बड़ा लंबा काफिला हुआ करता था, आगे एक बग्घी और उसके पीछे कई तांगे। उन दिनों बीकानेर में कार तो शायद महाराजा करणी सिंह जी के पास हुआ करती थी और कुछ एक बड़े वणिक पुत्रों के पास। आम आदमी की सवारी थी तांगा और जो लोग थोड़े समृद्ध होते थे वो इक्का या बग्घी पर आया जाया करते थे। बग्घी आकार में बड़ी होती थी जिसमें अक्सर 2 घोड़े लगा करते थे। सवारियां आमने सामने बैठती थीं और उसमें पर्दे का इंतजाम भी रहता था। इक्के में एक घोड़ा जुता रहता था और इक्के की ऊंचाई तांगे और बग्घी के मुकाबले काफी ज्यादा होती थी। उस पर ज्यादा से ज्यादा 2 सवारी बैठ सकती थी। इक्के तथा बग्घी दोनों का हाँकने वाले कोचवान अमूमन उन घरों में नौकरी करते थे जिनकी ये बग्घियां या इक्के मिल्कियत होते थे।
यानी तांगे तो लगभग सभी किराए पर चलते थे, लेकिन बग्घियां और इक्के ज्यादातर व्यक्तिगत होते थे। कुछ एक बग्घियां और इक्के किराए पर भी मिल जाते थे। अक्सर इनका इस्तेमाल वो लोग करते थे जो किसी दूसरे शहर से आते थे और अपने आप को तांगे पर बैठने वाले आम लोगों से कुछ ऊंचा मानते थे। ये तो जब मैं 1983 में आकाशवाणी मुंबई में कार्यक्रम अधिशासी बनकर आया तो इन बग्घियों की दुर्दशा देखी। 50 पैसे या 1 रुपए में इसकी सवारी की जा सकती थी। मुंबई के उपनगरों में तो ऑटो रिक्शा चलने लगे थे, लेकिन मुख्य मुंबई में न ऑटो तब चलते थे और न आज चलते हैं। उन दिनों चर्च गेट, वीटी, कोलाबा, कालबा देवी, मरीन ड्राइव, इन सभी इलाकों में ये बग्घी या विक्टोरिया ही फी सवारी के हिसाब से लोगों को इधर उधर ले जाया करती थी। कभी इनकी भी कुछ शान रही होगी, मगर 1983 आते आते जब मैं मुंबई पहुंचा, मैंने इन विक्टोरिया को ज्यादातर बदहाल ही देखा। फिर तो न जाने वक्त कब उन्हें पूरी तरह निगल गया। 1999 में जब मैं दोबारा पोस्टिंग पर मुंबई आया तो मुझे कहीं किसी भी इलाके में ये विक्टोरिया देखने को नहीं मिली। तो मैं बात कर रहा था अपने बचपन की, जब होली के मौके पर मेरे बड़े मामा जी अपने काफिले के साथ मेरे घर आया करते थे। एक बग्गी पर लाउड स्पीकर्स लगे रहते थे। मेरे मामा जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया था। मैं तो उन्हें काफ़ी विद्वान समझता था, क्योंकि उनमें एक बहुत बड़ा गुण था, वो आशु कवि थे। खड़े खड़े किसी पर भी कविता कर देते थे और वो इतनी सटीक हुआ करती थी कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने लगते थे। उनका गला भी इतना सुरीला था कि जब वो गाते तो लोग जस के तस खड़े रह जाते। एक बात और बताऊं, हंसेंगे तो नहीं ना? वो मुझे प्यार से चीनिया यानी चीनी कहकर पुकारते थे, क्योंकि बचपन में मैं ज़रा गोल मटोल था और मेरी आंखें छोटी छोटी थीं। उन दिनों बीकानेर में होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। होली से 15 दिन पहले लोग अपने बड़े बड़े चंग निकाल लेते थे और हर गली कूचे में चंग और मजीरों के साथ कुछ सुरीली आवाजें गूंजने लगती थीं। हम में रुत आई रे पपैया थारे, बोलन री रुत आई रे, ढमक ढमक टक ढमक ढमक, ढमक ढमक टक ढमक ढमक। गीत बहुत से हुआ करते थे। लोग शराब या भंग पीकर अश्लील गीत भी गाया करते थे। उनमें से ज्यादातर के अर्थ भी मुझे समझ नहीं आते थे, मगर चंग की ढमक ढमक और ऊंचे सुर में ली हुई टेर दिल के अंदर तक उतर जाती थी। जैसे जैसे होली नजदीक आती, गीतों का रंग और गहरा होता जाता और पूरा बीकानेर शहर चंग, मजीरों और गीतों के सागर में डूबने लगता। आखिरकार होली खेलने का दिन आ जाता। यूं तो बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सभी लोग फाग गाते और फाग खेलते, मगर शहर के परकोटे के अंदर पुष्करणा ब्राह्मणों के 2 समुदायों की होली दूर दूर से लोग देखने आते थे। चौक में दोनों ओर चंग, मजीरों, डोलचियों, रंग से भरे बड़े बड़े टबों से सुसज्जित हर्षों और व्यासों के 2 समूह, जिन्हें बीकानेर की भाषा में गैर कहा जाता है, और चौक के चारों ओर घरों की मुंडेरों पर औरतों के समूह एक प्यार भरा संगीतमय युद्ध शुरू होता था, जिसमें एक दूसरे पर रंग की बौछारें भी की जाती थीं और साथ ही स्नेह से सराबोर संगीतमय गालियों के तीर भी छोड़े जाते थे। हालांकि मैंने इस अद्भुत युद्ध के बारे में सिर्फ पढ़ा है या फिर सुना है, इसे साक्षात देखा नहीं, पर अब भी दिल के किसी कोने में इच्छा है कि इसका साक्षी बनूं। पता नहीं अब ये वैसा होता भी है या बाकी त्योहारों की तरह ही इसमें भी बस लोग तकमील ही पूरी करके रह जाते हैं। हम लोगों के लिए भी ये दिन बहुत ख़ास हुआ करता था। इस दिन मामा जी एक सजी धजी बग्गी पर लाउड स्पीकर्स लगाए अपने पीछे पीछे तांगों का लंबा सा काफिला लिए अपने बनाए हुए गीत गाते हुए हमारे घर आते थे और आवाज़ देते, चिड़िया
हम लोग दौड़कर उनके पास पहुंच जाते। वो मुझे और भाई साहब को बग्गी में बिठा कर ले जाते थे। मैं जब उनके गीत सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं सोचता था कैसे लिख लेते हैं ये इतने सुंदर गीत। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि जीन्स क्या होते हैं और जीन्स के जरिए कोई गुण एक पीढ़ी अनजाने में ही दूसरी पीढ़ी को कैसे सौंप देती है। इसका थोड़ा एहसास हुआ जब मैं आकाशवाणी बीकानेर में था। इस मास का गीत रिकॉर्ड करने की बीकानेर की बारी थी और कोई गीत नहीं मिल रहा था। हमारे कार्यक्रम अधिशासी स्वर्गीय श्री महेंद्र भट्ट मुझसे बोले, एक गीत लिखोगे? मैंने कहा जी मैं? तो बोले हाँ, मुझे पता है तुम लिख लोगे। मेरे पास कुछ जवाब था ही नहीं। मैंने कहा जी कोशिश करता हूँ। अपने साथी चंचल हर्ष जी की मदद लेकर एक टूटा फूटा गीत लिखा था मैंने। एक समय में संगीतकार मदन मोहन के सहायक रहे स्वर्गीय श्री DS रेड्डी ने इसकी धुन बनाई। स्वर्गीय श्री दयाल पंवार ने सहायक के तौर पर काम किया और स्वर्गीय श्री बदरुद्दीन ने इसे गाया। जीन्स के जरिए ये गुण आगे बढ़ते हैं, इस पर विश्वास पक्का हुआ जब मेरे बेटे वैभव ने जस्सी जैसा कोई नहीं, काजल, रिहाई, ये मेरी लाइफ है वगैरह वगैरह 20 टीवी धारावाहिकों और द्रोण, चल चला चल और 99 जैसी फिल्मों में गाने लिखे। मगर इस सब के बीच में आज भी आकाशवाणी इलाहाबाद के किसी जमाने में मशहूर रहे गायक प्रणव कुमार मुखर्जी को मैं नहीं भूल सकता, जिन्होंने बात ही बात में मुझसे न जाने कितनी गजलें कहलवा ली थी। मगर अफसोस अब न प्रणव बाबू रहे और न ही खैर, उनकी कहानी तब सुनाऊंगा जब इलाहाबाद का जिक्र होगा। तो ये था मेरी किताब स्वप्न चुभे शूल से का चौथा एपिसोड। अब तक प्रकाशित श्रृंखला की तीनों पुस्तकें बोधि प्रकाशन जयपुर ने प्रकाशित की हैं, जिनका कुल मूल्य 1150 रुपए है। ये 3 पुस्तकें हैं स्वप्न चुभे शूल से, क्यों उलझे तुम मन और सिमटती धूप लरसते साए। आप चाहें तो ये पुस्तकें अमेज़न से मंगवा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो 3 किताबों का ये सेट 800 रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको बोधि प्रकाशन जयपुर को इस नंबर पर फ़ोन करना होगा 9829018087।